अर्ज किया है। बहुत खास हो तुम, बहुत खास हो तुम, बस जताना छोड़ दिया। बहुत खास हो तुम, बस जताना छोड़ दिया। याद तुम्हारी रोज आती है, याद तुम्हारी रोज आती है, बस बताना छोड़ दिया। मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ओसीएम के सारे आईएमपी डिस्टिंग्विश बिटवीन अपन क्रैक करने वाले हैं। 4 मार्क का एक, टोटल 12 मार्क के लिए डिस्टिंग्विश बोर्ड एग्जाम में आता है, राइट। आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। 4 मार्क का एक डिस्टिंग्विश और डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये एग्जामिनर चेक भी बहुत शिद्दत से करता है, तो अच्छा कंटेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। कई बार बहुत सारे डिस्टिंग्विश याद करना मुश्किल हो जाता है और इसीलिए आज शॉर्ट कोड्स के साथ डिस्टिंग्विश को इजीली अपन याद करने की कोशिश करेंगे। ये डिस्टिंग्विश का पीडीएफ आपके ग्रुप्स में भी आपको मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पर भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे यू विल रिसीव ढेर सारे पीडीएफ नोट्स एंड रिसोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री। ऑलरेडी 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए हमारी डिजिटल फैमिली के साथ और प्यार बरकरार रखिए। डिजिटल फैमिली स्काई एजुकेशन ऑफिशियल के ऊपर मेनी अदर सब्जेक्ट्स के वीडियो नोटिफिकेशंस और पीडीएफ नोट्स एब्सोल्युटली फ्री मिलते रहते हैं। आप जाइए फाइल सेक्शन में, फाइल सेक्शन में जाके खाली HSC टाइप करो, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, इंग्लिश के, ओसी के, एसपी के, इकोनॉमिक्स के, हर सब्जेक्ट के। तो एक बार आप ये जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक देखो। इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कि कैसे एग्जैक्टली ओसीएम के अंदर 4 मार्क का डिस्टिंग्विश पूरा 4 मार्क आप ला सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यार कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए 4 मार्क के लिए। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, 4 मार्क के लिए कम से कम 6 पॉइंट तो लिखना ही है। 5 से 6 पॉइंट अगर नहीं लिखा तो फिर डोंट एक्सपेक्ट फुल मार्क्स। 5 से 6 पॉइंट आपको लिखना ही है मिनिमम। ये पीडीएफ जो है इसके अंदर भी मैंने ज्यादा से ज्यादा 6-7 पॉइंट देने की कोशिश की है कि बच्चा जब पढ़े तो वो ज्यादा से ज्यादा याद रख सके। 5 से 6 पॉइंट लिखने के लिए आपको बहुत ही सिंपल प्रेजेंटेशन रखना है। आपको जो बोर्ड की आंसर शीट होती है उसके ऊपर एक पेज पे एक डिस्टिंग्विश फिट करने की कोशिश करनी है। इकोनॉमिक्स में आसानी से हो जाता है क्योंकि कम पॉइंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। प्रॉपरली पेंसिल से लाइंस वगैरह बना करके इसको प्रेजेंट करना है। उसके लिए टी फॉर्मेट बहुत ही बेसिक फॉर्मेट होता है। इस टी फॉर्मेट में आप कर सकते हैं, या तो जैसा टेक्स्ट बुक में दिया रहता है, तो टेक्स्ट बुक के अंदर भी अगर आप देखें डिस्टिंग्विश में, तो फॉर्मेट जो है उसमें आप देख सकते हैं कि साइड में पॉइंटर्स लिखे और उसके बाजू में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ऐसा भी लिख सकते हो। टी फॉर्मेट में लिखोगे तो भी बेटर है। टी फॉर्मेट में बीच में हम लोग पॉइंट का नाम लिखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर बीच में पॉइंट का नाम, फिर एक्सप्लेनेशन, ऐसे पॉइंटर्स लिखते हैं तो भी चलता है। तो जो भी आपको समझ आए, जितना अच्छे से आप प्रेजेंट कर सके वैसे तरीके से आप लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 का डिस्टिंग्विश। ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे पास पेपर्स में, तो यू विल सी दैट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक डिस्टिंग्विश आता ही है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोई एक डिस्टिंग्विश हमेशा आता ही है। और सारे अलग अलग डिस्टिंग्विश याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और इसीलिए अपने ये पीडीएफ के अंदर एक कॉमन शॉर्ट कोड है। उस कॉमन शॉर्ट कोड से आप 7 डिस्टिंग्विश लिख सकते हैं। मतलब जितने भी हैं आपके अलग अलग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के, जितने भी डिस्टिंग्विश की वैरायटी है, पास पेपर्स में से आप देख के प्रैक्टिस भी करेंगे, तो यू कैन राइट ऑल द डिस्टिंग्विश with the help of this common short code, that is MRF loan, MRF loan, MRF loan, MRF loan। डिस्टिंग्विश प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का है, स्टाफिंग डायरेक्टिंग का है, कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग का है, या किसी भी फंक्शन का है। आंसर क्या है? MRF लोन। 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 मतलब सेकेंड चैप्टर का डिस्टिंग्विश दिखा ना बोर्ड एग्जाम में, MRF लोन। इतना सिंप्लीफाई कोई नहीं कर सकता है। एम से मीनिंग, प्लानिंग का मीनिंग लिखा, डायरेक्टिंग का मीनिंग लिखा, जो भी पूछा रहेगा उसका पहला मीनिंग लिखना है।
आर से रिसोर्सेस, वो कौन से रिसोर्सेस इस्तेमाल करने वाला है वो रिसोर्सेस लिखना है। एफ से फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स यूज होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल वो लिखना है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हमने देखा है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट या बॉटम लेवल मैनेजमेंट होता है। तो कौन से लेवल पे प्लानिंग होती है, कौन से लेवल पे डायरेक्टिंग होती है, कौन से लेवल पे स्टाफिंग होती है, कौन से लेवल पे डायरेक्ट कोऑर्डिनेटिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, जो भी क्वेश्चन आया उसका आपको लेवल लिखना है, कौन से लेवल पे वो मैनेजमेंट यूज होता है। इसके अलावा ऑर्डर, तो प्लानिंग का हमेशा से फर्स्ट है, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसका ऑर्डर क्या है, तो इट फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग फॉर एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग। किसका नंबर क्या है, पहला प्लानिंग है, पोस्ट डीकॉब याद रखने का, पोस्ट डीकॉब में पहला प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेट और फिर कंट्रोल। तो ये सीक्वेंस में ऑर्डर लिखना है बस, ओ से ऑर्डर, ओ से ऑर्डर, ओ से ऑर्डर। वंस अगेन ना, एम आर एफ लोन, एम आर एफ लोन, एम से मीनिंग, आर से रिसोर्सेस, एफ से फैक्टर्स, मीनिंग रिसोर्सेस फैक्टर्स, मीनिंग रिसोर्सेस फैक्टर्स, मीनिंग रिसोर्सेस फैक्टर्स, मीनिंग रिसोर्सेस, एम आर एफ याद रहेगा। लोन के अंदर एल से लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ओ से ऑर्डर, ओ से ऑब्जेक्टिव, ओ से ऑर्डर, ओ से ऑब्जेक्टिव्स, ओ से ऑर्डर। तो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल सेट करना है भाई। डायरेक्टिंग का क्या है, सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन देना है। एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, ज्यादा बड़ा कुछ लिखना नहीं है पॉइंट के अंदर, एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। इतना लिखोगे मार्क्स मिलेगा, अपन 7 पॉइंट लिखने का टारगेट लेके चलते हैं। उसके बाद ए से एरिया ऑफ फंक्शन, तो याद रखना है प्लानिंग इंक्लूड सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स बाय आइडेंटिफाइंग द वेज ऑफ अटेनिंग द गोल। मतलब हम प्लानिंग के जरिए जो हमारा सेट टारगेट है उसकी तरफ बढ़ने का रास्ता खोजते हैं, वही हमारा एरिया ऑफ एक्शन है। It includes instructing, guiding, inspiring, communicating and motivating the human resources. Directing क्या करता है, तो गाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, मोटिवेट करता है सबऑर्डिनेट्स। एन से नेचर, तो यार इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, प्लानिंग बार बार लगातार करते रहनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन सफल हो गया हो ना हुआ हो, प्लानिंग तो हमेशा करना ही पड़ता है, तो कंटिन्यूअस इन नेचर है। और डायरेक्टिंग भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस इज नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स। जितना अच्छा डायरेक्शन देगा मैनेजर, उतना अच्छा सबऑर्डिनेट काम कर पाएगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? मतलब सेकेंड चैप्टर का कोई भी डिस्टिंग्विश आए किसी भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का आंसर क्या लिखोगे, एम आर एफ लोन, एम आर एफ लोन, एम आर एफ, एम आर एफ लोन। याद रहेगा, लिख के प्रैक्टिस करना और अच्छे से हो जाएगा। देखो एक और एग्जांपल है यहाँ पे, कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग, आंसर का नाम एम आर एफ लोन। पहले मीनिंग लिखा कंट्रोलिंग का, मीनिंग लिखा कोऑर्डिनेटिंग। फिर रिसोर्सेस, it is related to all organizational resources which help to achieve goal of organization. It is related to only human resources, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो किससे करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से करेंगे, तो ये ह्यूमन रिसोर्सेस से रिलेटेड है और ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस से रिलेटेड है। रिसोर्सेस समझा? एफ से क्या है, फैक्टर्स, तो इंटरनल और एक्सटर्नल, और ये हार्मोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फैक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अपने इंटरनल डिपार्टमेंट्स का होता है, तो ये इंटरनल फैक्टर और वो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भाई, तो यहां पे याद रखना है टॉप एंड मिडल लेवल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, क्योंकि हम कंट्रोलिंग में करते क्या है एग्जैक्टली, जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसके हिसाब से रिजल्ट आया या नहीं वो मेजर करते हैं ना। मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था कि मेरा आधे से ज्यादा काम 2 दिन में हो जाना चाहिए, उतना हुआ कि नहीं वो चेक करना कंट्रोलिंग है, बराबर। तो यहां पर ये काम चेक करने का कौन करेगा, टॉप और मिडल लेवल वाले करेंगे, और इधर कौन करेगा, ऑल लेवल वाले कोऑर्डिनेट करेंगे। सिर्फ टॉप लेवल वाला कोऑर्डिनेशन कर रहा है, मिडल लेवल लोअर लेवल कर ही नहीं रहा है कोऑर्डिनेशन, तो फिर तालमेल बनेगा ही नहीं ना। कोऑर्डिनेशन तो वो चीज है जहां पर एवरीवन इज रिलेटेड टू ईच अदर। परचेज डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए सेल्स वाला क्या कर रहा है, सेल्स वाले को पता होना चाहिए कि परचेज वाला क्या कर रहा है, फाइनेंस वाला क्या कर रहा है, ये सारा कोऑर्डिनेशन से ही तो होगा। अगर एक ही कोऑर्डिनेट करेगा बाकी नहीं करेंगे तो फिर फ्लॉप हो जाएगा काम। कोऑर्डिनेशन ऑल लेवल पे होता है। इसके अलावा ओ से ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर, इट इज एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच फॉलोज प्लानिंग, बराबर। Objectives, to ensure that the objectives are achieved according to the plan, to ensure harmony of efforts of the employees for smooth functioning of organization। यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में हार्मनी बहुत जरूरी है ना,
अगर प्यार मोहब्बत से काम नहीं हुआ तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। एरिया ऑफ फंक्शन, इधर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, पहले डिसाइड करो कितना काम करना है और फिर उसके हिसाब से मैनेजमेंट करो। और यहाँ पे इट इंक्लूड्स इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, क्योंकि यहाँ पर तीनों लेवल्स का काम है कोऑर्डिनेशन में, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना है तीनों को। लास्ट में नेचर, इट इज द प्रोसेस विच स्टार्ट्स वंस द एक्चुअल प्लान इज एग्जीक्यूटेड। एक्चुअल प्लान जब एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोलिंग का रोल स्टार्ट होगा, वरना कंट्रोलिंग का कोई रोल ही नहीं है। क्योंकि कंट्रोलिंग कब रोल में आएगा? अभी मैंने काम दिया, 50% काम करके रखो, वो लोग काम करेंगे, उसके बाद मैं चेक करूंगा ना कि हुआ कि नहीं। तो कंट्रोलिंग कम्स ओनली वंस द वर्क हैज स्टार्टेड। स्टार्ट होने से पहले कंट्रोलिंग का कोई काम नहीं है। लेकिन कोऑर्डिनेशन ये पहले से जरूरी है ना। याद रखो, इट इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स इंटीग्रेशन, एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस रिलेटेड टू ऑल मैनेजरियल लेवल्स। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्या? देखो, ऐसा आपको लगने की कोई जरूरत ही नहीं है कि हमने टेक्स्ट बुक से पढ़ा वो भूल जाएंगे। तो सर इसमें कुछ भी नहीं भूलोगे आप, 7 पॉइंटर्स याद रखना है बस। आपने जो टेक्स्ट बुक से पढ़ा है वो कंटेंट भी यहाँ पे लिखा ही रहेगा, कुछ भी अलग, कुछ भी नया नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा शॉर्टकट है जिसके जरिए 7 अलग अलग आंसर पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक ही शॉर्ट कोड से 7 का काम हो जाएगा। फिर वो कोई भी फंक्शन हो, एमआरएफ लोन, एमआरएफ लोन, एमआरएफ लोन, इससे इजी डिस्टिंग्विश कोई नहीं कर सकता है। मीनिंग, रिसोर्सेस, फैक्टर्स, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्डर एंड ऑब्जेक्टिव्स, ए से एरिया ऑफ फंक्शन, एन से नेचर। समझा? एक बार है ना सेकेंड चैप्टर का डिस्टिंग्विश वाला पेज निकालो और पूरा रीड करो, और फिर बिना देखे एमआरएफ लोन में क्या लिख सकते हो, मैं कोई भी 2 क्वेश्चन दूंगा, वो लिखने आना चाहिए। ठीक है, फटाक से करो, फिर थर्ड चैप्टर लेते हैं। तो अपना अगला डिस्टिंग्विश जो है दोस्तों वो है सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। ये है चैप्टर 4 का इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश, और शॉर्ट कोड है एमपी लोन। क्या है शॉर्ट कोड? एमपी लोन। शॉर्ट कोड क्या है? एमपी लोन। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ये एपेक्स बैंक होती है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की टॉप नॉच बैंक। इस बैंक के जरिए हम सारा फाइनेंशियल सिस्टम चलाते हैं। सेंट्रल बैंक ये मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेम करती है। एम से क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी। एम से क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी। एम से क्या है? पी से क्या है? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। पी से क्या है? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। दोनों पॉइंट सिंपल है भाई। ये फ्रेम करती है मॉनिटरी पॉलिसी, ये डू नॉट फ्रेम। कमर्शियल बैंक फ्रेम नहीं करती, वो तो जो सेंट्रल बैंक ने दिया वो पॉलिसी यूज करने वाली है। करेंसी प्रिंट करती है क्या? तो ये सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट, ये कैन नॉट प्रिंट। कमर्शियल बैंक प्रिंट नहीं करती है, सेंट्रल बैंक प्रिंट करती है। इजी है एवरीवन। नेक्स्ट, लोन्स। तो भाई सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सरकार को, बैंकर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन प्रोवाइड करती है। और ये आम लोगों को, प्रोवाइड अ लोन टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। प्रोवाइड लोन टू इंडस्ट्री एंड एमपी लोन। एम से मॉनिटरी पॉलिसी, पी से प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, एल से लोन। आगे बढ़े, चलिए। ओ से ओनरशिप। ओ से भाई कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द सरकार। सेंट्रल बैंक ओन और कंट्रोल्ड बाय द सरकार। गवर्नमेंट ओन करता है। यहाँ पे ओन्ड बाय प्राइवेट और बाय गवर्नमेंट एजेंसी। प्राइवेट और बाय, प्राइवेट और बाय। ओ से ओनरशिप, ओ से ओनरशिप, ओ से ओनरशिप, ओ से। याद रखने का है दोस्तों, ओनरशिप में यहां पर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट ओनर है, और यहां पे प्राइवेट या तो गवर्नमेंट एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। ए से एक्सेप्टेंस ऑफ करेंसी। तो भाई ये डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करता है, डज नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक। और कमर्शियल बैंक तो पब्लिक के डिपॉजिट से ही चलता है, अपन ने प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में पढ़ा है ना? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स, याद है क्या? तो इधर क्या याद रखना है अपने को? डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, और ये एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। इजी है। एल ओ ए समझा गया? एल से लोन, ओ से ओनरशिप, ए से एक्सेप्टेंस ऑफ करेंसी। लोन, ओनरशिप, एक्सेप्टेंस ऑफ लोन,
ओनरशिप एक्सेप्टेंस ऑफ करेंसी, लोन ओनरशिप एक्सेप्टेंस ऑफ करेंसी, एन से नंबर ऑफ बैंक, एन से हाँ एकदम फालतू पॉइंट है, देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक आरबीआई इन इंडिया, और यहाँ पे देर आर मेनी कमर्शियल बैंक। इजी लग रहा है क्या एवरीवन? एमपी लोन क्या है आंसर? एमपी लोन क्या है आंसर? एमपी लोन। वंस अगेन आई रिपीट, एमपी लोन टोटल 6 पॉइंट का आंसर। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक, एम से मॉनिटरी पॉलिसी, पी से प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, एल से लोन, ओ से ओनरशिप, ए से एक्सेप्टेंस ऑफ करेंसी और एन से नंबर ऑफ बैंक्स। याद रहेगा एवरीबॉडी? चलिए चौथा चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और इस बड़े चैप्टर के अंदर बहुत सारे डिस्टिंग्विश हैं। अगला जो डिस्टिंग्विश आता है वो है इंश्योरेंस से रिलेटेड, और इंश्योरेंस से रिलेटेड भी डिस्टिंग्विश एग्जाम में दिखाई देते हैं। यहां पर पहला डिस्टिंग्विश अपने सामने लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस ये जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वाला है, जीवन बीमा। और फायर इंश्योरेंस ये गुड्स एंड सर्विसेज का है, आग लगने से बचाता तो नहीं है लेकिन उसका मुआवजा जरूर देता है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस के डिस्टिंग्विश के लिए अपना शॉर्ट कोड है एमपी सीट प्लीज, एमपी सीट प्लीज, एमपी सीट प्लीज, एमपी सीट प्लीज, एमपी। अरे एमपी, यस एम से आता है मीनिंग, मीनिंग मीनिंग एकदम सिंपल। अपने को लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग तो देना ही पड़ेगा। A contract whereby insurance company undertakes to pay a certain sum of money either on death or maturity for a consideration. Death और maturity यानी मरने के बाद आपके परिवारजनों को जहां पर मुआवजा मिले उसे लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। और दूसरी तरफ फायर इंश्योरेंस, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योरर promises to pay compensation to insured if something happens to subject matter due to fire or related events. आग लगने से, गुड्स एंड सर्विसेज के जल जाने से जब मुआवजा मिले, फायर की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो आपके गोडाउन्स में गुड्स एंड सर्विसेज से, तो आपको फायर इंश्योरेंस बहुत काम आ सकता है। दोनों का मीनिंग लिख सकते हैं एवरीवन। एम पी सिट प्लीज में एम से मीनिंग, एम से मीनिंग, एम से पी से पॉलिसी टेकन बाय, पॉलिसी, अरे पॉलिसी इट कैन बी टेकन बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज ओन लाइफ और फॉर हिज फैमिली मेंबर्स। एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, और दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल फॉर देयर प्रॉपर्टी और अ बिजनेसमैन फॉर देयर गुड्स प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस लायबिलिटी। यहाँ पे इंडिविजुअल और बिजनेसमैन मेंशन करने का, इधर इंडिविजुअल मेंशन करने का, इधर पॉलिसी टेकन बाय इंडिविजुअल और बिजनेसमैन, काय के लिए? गुड्स और सर्विसेज के लिए, ये ओन लाइफ के लिए। याद रहेगा पक्का? एम पी समझ रहा है? एम से मीनिंग, पी से पॉलिसी टेकन बाय, एम से मीनिंग, पी से पॉलिसी टेकन बाय, पी से पॉलिसी, हा एस से सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है इसमें? लाइफ है। लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर लाइफ है, लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर। और फायर इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड, yes, so fire insurance, the goods and assets or property of the insured is the subject matter. S for surrender of policy. The policy can be surrendered before the expiry of the term subject to certain conditions. एक्सपायर होने से पहले उसको सरेंडर किया जा सकता है, जो कंडीशंस अप्लाइड है वो फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ इट कैन नॉट बी सरेंडर्ड, आपने एक बार ले लिया तो फिर वो सरेंडर फायर इंश्योरेंस में नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? एमपी सिट प्लीज, एमपी सिट प्लीज, एमपी सिट प्लीज। आई से इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आई से येट इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई मर चुका है उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं मिलेगा ना, जो जिंदा है, जो अभी है अलाइव, उसका लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है। तो द पर्सन हुज इंश्योरेंस इज टू बी टेकन मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वही इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, क्योंकि उसकी जिंदगी का अपन इंश्योरेंस ले रहे, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो टाइम पे होना चाहिए। इधर इट मस्ट एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस। गुड्स एंड सर्विसेज पहले प्रॉपर वे में, और उसके बाद जले हुए वे में हो या फायर हो जाने के बाद वो रहने तो चाहिए, ताकि मुआयना किया जा सके कितने का नुकसान हुआ है और फिर मुआवजा दिया जा सके। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? तो फायर इंश्योरेंस में एग्जिस्ट बोथ एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस, और ये साइड पे एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इजी बिजी एवरीबडी। टी से टेन और सीट समझ रहे हैं ना?
सीट के अंदर दो ऐसे चित्रांक, सब्जेक्ट मैटर और सरेंडर ऑफ पॉलिसी, सब्जेक्ट मैटर और सरेंडर ऑफ पॉलिसी, सब्जेक्ट मैटर और आई से इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आई से इंश्योरेबल और टी से टेन्योर, टेन्योर मतलब कितने टाइम का होता है, तो भाई द पॉलिसी कैन बी इश्योर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ इयर्स इवन अंटिल द डेथ ऑफ द अश्योर्ड, और इस तरफ इट इज जनरली फॉर अ शॉर्ट पीरियड लाइक 1 ईयर, शॉर्ट पीरियड लाइक फायर इंश्योरेंस 1 साल तक का ही होता है, बाद में रिन्यू करवाना पड़ता है, लेकिन ये जो लाइफ इंश्योरेंस है वो ज्यादा साल के लिए भी हो सकता है। दूसरी तरफ बात करें अगर सिट प्लीज में, तो पी से आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ, यार इट इज नॉट एप्लीकेबल एज ह्यूमन लाइफ कैनॉट बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर कैलकुलेटिंग एक्चुअल लॉस, मतलब जिंदगी का तो कोई मोल नहीं है, वो तो अनमोल है, और इसीलिए याद रखिए कि यहाँ पे एक्चुअल लॉस ह्यूमन लाइफ का अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ गुड्स का जो है यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, इट इज एप्लीकेबल एज इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट्स फॉर द फाइनेंशियल लॉस एंड द इंश्योर्ड इज ब्रॉट बैक टू द सेम फाइनेंशियल कंडीशन दैट ही वाज बिफोर द इवेंट। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है श्रेया? इंडेमनिटी मतलब जैसे थे वैसे वापस आपको लेकर आती है कंपनी, लेकिन अब जो मर गया है उसके केस में थोड़ी ऐसा हो सकता है, वापस जिंदा थोड़ी कर सकती है कंपनी, आपने इंश्योरेंस लिया आपका आदमी वापस यमराज से लेके आते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना, समवेयर और दी अदर। इंडेमनिटी इसीलिए इस केस में लागू नहीं होगा, उसको सिर्फ मुआवजा दिया जा सकता है, लेकिन फायर इंश्योरेंस में आपको वो गुड्स दे सकते हैं, या अगर गुड्स नहीं दे सकते तो उसके बदले में आपको पैसे उतने दे सकते हैं कि आप गुड्स खरीद सकते। गॉट इट एवरीवन? वापस से एक बार, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एमपी सिट प्लीज, एमपी सिट प्लीज, एमपी, एम से मीनिंग, पी से पॉलिसी टेकन बाय, सीट के अंदर 2 एस, सब्जेक्ट मैटर और सरेंडर ऑफ पॉलिसी, आई से इंश्योरेबल इंटरेस्ट, टी से टेन्योर, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इजी पीजी है, एकदम इजी है। देखो चौथे चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट अपन ने किए, और मेरे हिसाब से इंश्योरेंस वाले आप जितने भी देखोगे ना सबके लिए कॉमन शॉर्ट कोड काम आएगा, एमपी सिट प्लीज, एमपी सिट प्लीज, एमपी मतलब लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, एमपी सिट प्लीज, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, एमपी सिट प्लीज, सब में ये कॉमन कोड आपको पॉइंटर्स याद रखने में मदद करेगा, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ता हूं, डायरेक्टली आ जाता हूं नीचे। देखो एक और यहाँ पे है फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये पूरा आपको पीडीएफ में दे दूंगा, तो ये पीडीएफ से ही डिस्टिंग्विश प्रिपेयर करो, काम फिट, मामला हिट, एग्जाम सुपर हिट हो जाएगा। चलिए आते हैं नीचे, इस पीडीएफ में जितने डिस्टिंग्विश है उतने काफी हैं। चैप्टर 4 का एक और जबरदस्त सा डिस्टिंग्विश है, फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट, बहुत ही काम की चीज है। हमारे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक हाथ ले एक हाथ दे, याद है? एक हाथ लेती है क्या डिपॉजिट? डिपॉजिट 2 टाइप के होते हैं, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में फिक्स्ड और रिकरिंग, और डिमांड डिपॉजिट में सेविंग और करंट। तो यहां पर है ना उसने टाइम और डिमांड दोनों का एक एक लिया है, एक फिक्स्ड डिपॉजिट और एक सेविंग्स अकाउंट, दोनों अलग है, और इसीलिए इसका डिस्टिंग्विश अपने को बोला है। आंसर का नाम एमएफडी एनआरआई, एमएफडी एनआरआई, एमएफडी एनआरआई, एमएफडी एनआरआई, एमएफडी एनआरआई, एमएफडी, एम फॉर मीनिंग, एफ से फैसिलिटीज, या डी से डॉक्यूमेंट्स। अपन क्या पढ़ रहे? डिपॉजिट्स के बारे में, डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ रहे ना भाई, तो डिपॉजिट्स के बारे में मीनिंग बताओ पहले, फिर उसकी फैसिलिटी, वो डिपॉजिट क्या फैसिलिटी देती है वो लिखो। फिक्स डिपॉजिट क्या फैसिलिटी देती है, रिकरिंग डिपॉजिट है तो क्या फैसिलिटी देती है, करंट अकाउंट है तो क्या फैसिलिटी देता है, सेविंग अकाउंट है तो क्या फैसिलिटी देता है, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके लिए क्या एमएफडी, मीनिंग फैसिलिटी डॉक्यूमेंट, मीनिंग फैसिलिटी डॉक्यूमेंट, मीनिंग फैसिलिटी डॉक्यूमेंट, मीनिंग फैसिलिटी, एनआरआई, नेचर ऑफ अकाउंट, तो यार फिक्स्ड पीरियड है फिक्स डिपॉजिट का नेचर, और इस तरफ कंटिन्यूअस नेचर है। ये फिक्स डिपॉजिट का फिक्स्ड टाइम पीरियड, यहाँ पे कंटिन्यूअस नेचर, आर से रेस्ट्रिक्शन, आर से रेस्ट्रिक्शन, आर से एनआरआई, नेचर ऑफ अकाउंट रेस्ट्रिक्शन। फिक्स डिपॉजिट में सर्टन रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ड्यू ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड, इफ विड्रॉन अर्लियर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी लेस। अगर आपने 5 साल के लिए पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे थे, लेकिन आप चौथे साल में ही विड्रॉ कर रहे हो,
तो आपको उतना ब्याज नहीं मिलेगा जितना पहले मिलने वाला था। तो ये कंडीशन है, ये रेस्ट्रिक्शन है। या तो पूरा 5 साल रखो तो ही फिक्स्ड माना जाएगा ना वो। और दूसरी तरफ क्या है, तो भाई द कस्टमर हैव सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉवल। सेविंग्स अकाउंट में विड्रॉवल की रेस्ट्रिक्शंस होती है, करंट अकाउंट में विड्रॉवल की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, क्योंकि वो बिजनेस हाउस है तो उसको ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पे छूट है। लेकिन सेविंग वालों को एक लिमिट होती है, उतना ही वो रेस्ट्रिक्ट के हिसाब से, रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से विड्रॉ कर सकते हैं। आखिर में एनआरआई में इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट इज हाइयर लॉन्गर द पीरियड, हाइयर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना ज्यादा आप साल के लिए रख रहे हो उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो। सेविंग अकाउंट है ना, सैलरीड पर्सन का अकाउंट है, उसको ज्यादा ब्याज की दरें नहीं मिलती हैं। समझे क्या? एमएफडी एनआरआई मीनिंग फैसिलिटीज डॉक्यूमेंट, मीनिंग फैसिलिटी डॉक्यूमेंट। एनआरआई नेचर ऑफ अकाउंट, रेस्ट्रिक्शंस और इंटरेस्ट रेट। इजी है पक्का। चौथे चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार वापस से। चौथे चैप्टर में अपन ने इंश्योरेंस पढ़ा, एमपी सिट प्लीज, सारे का एक ही। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक पढ़ा, क्या है कीवर्ड? एमपी लोन। और अभी अभी अपन ने पढ़ा फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स। चलो चैप्टर 5 पे आ जाओ, सबसे फेमस है ये बीपीओ केपीओ, बीपीओ केपीओ, बीपीओ बीपीओ केपीओ एलपीओ। इनका आता ही है क्वेश्चन, आता ही है क्वेश्चन, किसी एक का आता ही है। क्या है ये? एनीवन? आउटसोर्सिंग सुना है सबने? सुना है आउटसोर्सिंग? मतलब यार कई बार ऐसा होता है कि आप सारे कामों में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, तो आप बेटर एलोकेशन करते हैं विद द वे ऑफ आउटसोर्सिंग, कि सब काम बिजनेस का मैं ही करूंगा तो हार्डकोर काम पे मेरा ध्यान नहीं रहेगा। और इसीलिए जो छोटे छोटे काम हैं जो दूसरों के थ्रू मैं करवा सकता हूं, वो अगर मैं करवा दूं तो मैं खुद के मेन हार्डकोर बिजनेस काम में ध्यान दे पाऊंगा। इसके लिए आजकल सब लोग आउटसोर्सिंग में बिलीव करते हैं। आउटसोर्सिंग करने से वो छोटे छोटे काम भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं और तुम्हारे पास फ्री टाइम रहता है बिजनेस के हार्डकोर कामों पे ध्यान देने के लिए। बीपीओ केपीओ ये इसी प्रकार की आउटसोर्सिंग को कहा जाता है। स्टार्ट करें। बीपीओ केपीओ, सबसे पहले बीपीओ रेफर्स टू आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन to an external organization to minimize the cost and increase efficiency. KPO is another kind of outsourcing whereby functions related to knowledge and information. जहां नॉलेज और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजों को आउटसोर्स किया जाता है किसी थर्ड पार्टी को, इसे कहते हैं हम केपीओ। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है लॉयर्स के फर्म। मतलब अभी कैसा है कि मेरा बिजनेस है और करोड़ों अरबों का बिजनेस है, दुआ करो ऐसा हो, करोड़ों अरबों का बिजनेस। अब मैं बिजनेस पे ध्यान दूं कि किसी छोटे चमार यूट्यूबर ने मेरे पे कॉपीराइट मार दिया उस पे ध्यान दूं? एक बात नहीं नहीं, वो अभी हाथी चलता है तो कितने लोग भौंकते रहेंगे ना, तो हाथी क्या सब पे ध्यान देगा क्या? तो हाथी ने क्या किया, 4-5 कुत्ते लोग को ही रख दिया, बोले काम करो तुम्हारे एरिया में जरा ध्यान रखो, मेरे पे कोई भौंकना नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि जब मैं करोड़ों अरबों का बिजनेस चला रहा हूं तो मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर थोड़ी काटूंगा। अंबानी जाता है क्या कोर्ट में? उसने अपने वकील लोग की फौज रखा है। कभी भी कुछ मैटर हुआ, कहीं पे भी कुछ केस हुआ, वकील लोग जाएंगे, तारीख लेके आएंगे, केस मैटर सॉल्व करके आएंगे। कॉन्सेप्ट समझ रहा है क्या? दिस इज नॉलेज आउटसोर्स्ड। क्योंकि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है हर चीज थोड़ी मालूम है, मेरे को हर चीज थोड़ी मालूम है, कायदा कानून अर्थव्यवस्था क्या चल रही है, कैसा चल रही है। अगर मेरा वकील जाके आएगा जो उसमें एक्सपर्ट है तो वो प्रॉपरली मेरे लिए केस लड़ेगा। अगर हार भी गया तो मेरे को फाइन कितना भरना है वो आके बताएगा। समझ रहे? आउटसोर्सिंग जब नॉलेज और इंफॉर्मेशन की होती है तो उसे केपीओ कहा जाता है। समझ रहे? यस दोस्तों, बीपीओ रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि यहां पे अपन छोटे से एक प्रोसेस को ही आउटसोर्स कर दे रहे। जैसे अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी को बहुत सारे करोड़ों यूजर्स जो हैं जानते पहचानते हैं, उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अब क्या हो गया, अमेरिका में लेबर बहुत महंगा है, तो उस कंपनी ने सोचा यार गरीब देश ढूंढते हैं और वहां पे सस्ते में लेबर मिल जाएगा, मेहनती लेबर मिल जाएगा, वो लोग अच्छे से इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं,
उनको अपन थोड़ा बहुत पगार देंगे, वो लोग अपने बिहाफ पे फोन उठा के बात करेंगे। तो इंडिया में बहुत सारे कॉल सेंटर्स उन्होंने खोल दिए। ये कॉल सेंटर्स में इंडियंस काम करते रात रात को, नाइट शिफ्ट। क्यों नाइट शिफ्ट? क्योंकि वो कंपनी तो उधर सुबह में काम कर रही है ना, तो उनको कॉल भी यहाँ पे आएंगे रात को। कॉन्सेप्ट समझ रहे क्या? देश ही अलग है, लेकिन उन्होंने अपने कॉल सेंटर्स को आउटसोर्स कर दिया। दैट इज बीपीओ। फोन पे बात करने के लिए आदमी दूसरे देश में रखा है। तेरे मेरे जैसा आदमी जिसने हज का एक प्रोडक्ट खरीदा है, वो तो हज को कॉल कर रहा है, लेकिन कॉल किधर लग रहा है? इंडिया में। और इंडिया वाले को ट्रेनिंग दिया हुआ है कि हज का प्रोडक्ट कैसा है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कस्टमर से कैसे बात करने का, क्या नहीं, तो इंडिया वाला बात करता है। इंडिया वाला देश का 26 जनवरी मनाता नहीं है, कॉल पे बात ही करते रहता है। इंडिया वाला कोई भी त्योहार मनाता नहीं है, क्योंकि उसको तो नाइट शिफ्ट प्यारी है, पैसा प्यारा है। अपने देश को ऐसे ही तो गुलाम बनाया गया है पैसों के नाम पे। समवेयर और दी अदर आपको याद रखना है कि यार ये आउटसोर्सिंग आपको पैसा जरूर दे सकती है, लेकिन ईमान नहीं दे सकती। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट आउटसोर्सिंग बहुत तेजी से देश को डेवलप जरूर कर रही है, क्योंकि अपने देश में बहुत सारी बाहर की कंपनियां ने कॉल सेंटर्स, बीपीओ खोल दिए और पैसा वो लोग ही कमा रहे। अपने को तो चिल्लर फेंक रहे, अपने इंडियंस वो चिल्लर उठा के ही खुश है। ऑफ द ट्रैक चला गया, लेकिन याद रखना बीपीओ रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स जो अपने पास है। गॉट इट? नेक्स्ट, केपीओ रिक्वायर्स प्रोफेशनल क्वालिफाइड वर्कर्स। जो लॉयर रहेगा, जो सीए रहेगा, वही ऐसे कामों में ऐसे ही केपीओ में काम करेगा ना बॉस। अभी जैसे करोड़ों अरबों का बिजनेस है, लेकिन ऑडिट तो मैं खुद नहीं कर सकता ना। ऑडिट करने के लिए मैंने सीए फर्म को हायर किया है। वो सीए फर्म में जो सीए लोग हैं, वो लोग मेरा ऑडिट करते हैं कंपनी का। कॉन्सेप्ट समझ रहा है क्या? तो केपीओ जो है, इट रिक्वायर्स व्हाट? इट रिक्वायर्स नॉलेज एंड क्वालिफाइड पीपल। क्वालिफाइड लोगों को ही केपीओ में काम पे रखा जाता है। रिक्वायरमेंट क्या है? बीपीओ रिक्वायर्स प्रोसेस एक्सपर्टीज। इसलिए 3 महीने की ट्रेनिंग देते, उसके बाद तुमको बिठा देते, क्योंकि 3 महीने में तुम सीख जाते हो कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी क्वेरीज क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। देन केपीओ रिक्वायर्स नॉलेज एक्सपर्टीज। जो पूरा सीए होगा वही ऑडिट कर पाएगा ना, जो खुद लॉयर होगा वही ये सब केस वेस के झमेले पाल पाएगा ना। तो यहाँ पे नॉलेज एक्सपर्टीज चाहिए, यहाँ पे प्रोसेस की एक्सपर्टीज चाहिए। इधर फोकस ऑन लो लेवल प्रोसेस, यहाँ पे फोकस ऑन हाई लेवल, क्योंकि नॉलेज से रिलेटेड है। तो इधर हाई लेवल है, और ये तो एक प्रोसेस है छोटा सा, कॉल ही तो उठाने का है, तो ये लो लेवल प्रोसेस है। कॉन्सेप्ट समझ रहा है? नेक्स्ट, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो इट इज लेस कॉम्प्लेक्स, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। लेस कॉम्प्लेक्स, अरे लेस कॉम्प्लेक्स। तो भाई कीवर्ड बहुत सिंपल है, MTR/FD। MTR, M से मीनिंग, T से टैलेंट, R से रिक्वायरमेंट, F से फोकस ऑन लो लेवल, फोकस ऑन हाई लेवल। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, लेस कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स। याद रहेगा? MTR/FD के बाद अगला जो अपना चैप्टर 5 का ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस, ये भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, और ट्रेडिशनल बिजनेस जो है ये प्राचीन काल से चलते आ रहे नॉर्मल बिजनेस फॉर्म्स हैं, और इनका डिस्टिंग्विश अगर आता है एग्जाम में तो यूएसए कार्ड। क्या? यूएसए कार्ड। क्या? यूएसए कार्ड। क्या? यूएसए कार्ड। यू से यूजेज। ई बिजनेस, इट इज यूज्ड टू सेव वैल्यूएबल टाइम एंड मनी। ई बिजनेस वाकई में टाइम और मनी सेव करता है। सब कुछ ऑनलाइन होता रहता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता रहता है, और इसीलिए ई बिजनेस क्या करता है? टाइम और मनी को सेव करता है। ट्रेडिशनल बिजनेस एंशिएंट है, स्टिल इन यूजेज वेयर द डिजिटल नेटवर्क इज नॉट रीचेबल। जहां पे डिजिटल नहीं पहुंच पाता, वहां पे तो ट्रेडिशनल वैसे ही काम करना पड़ेगा, और इसीलिए ये जो है पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच पे चलता रहता है। स्कोप क्या है बॉस? तो मोर बिजनेस कैन बी डन इजीली विदाउट एनी हेजल्स। कोई भी तकलीफ के बिना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। यही तो ई बिजनेस की खासियत है ना। वी कैन रीच मैक्सिमम पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म मोर बिजनेस इन दिस मॉडल। इधर जो लोकेलिटी है अपनी, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपन फिजिकली पहुंच सकते। देन एक्सेसिबिलिटी, यार इट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक, 24/7 तुम्हारी वेबसाइट, तुम्हारा ऐप चालू ही है। लेकिन यहाँ पे दुकान जो है वो लिमिटेड टाइम तक ही एक्सेसिबल होती है, फिर वो तो बंद कर देते हैं, राइट? देन कस्टमर इंटरैक्शन, तो इधर फेस टू फेस इंटरैक्शन नहीं होगा, ऑनलाइन है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है। एरिया कवर्ड, एंटायर वर्ल्ड, सो द स्कोप इज वास्ट, क्योंकि ई बिजनेस है तो पूरा वर्ल्ड कवर्ड है।
और यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस में लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया और लोकेलिटी। साई नगर में दुकान है तो आसपास के ही लोग आएंगे, साई नगर के, दीवान मान के, आनंद नगर के, ये आसपास के लोग आने वाले। अग्रवाल सर्कल पे दुकान है तो अग्रवाल के एरिया के लोग आएंगे, है कि नहीं? पूरे दुनिया के लोग वहां पे कैसे आ जाएंगे? फिजिकली नहीं आ सकते ना, तो ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ता है। रिस्क इन्वॉल्व, तो हाई रिस्क इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टीज। झोल हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, ऑनलाइन बहुत सारे स्कैम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लेस रिस्क इन्वॉल्व एज पार्टीज हैव पर्सनल इंटरैक्शन, पार्टीज हैव पर्सनल इंटरैक्शन। डिलीवरी ऑफ गुड्स दोस्तों, इन ई बिजनेस डिलीवरी ऑफ गुड्स टेक्स टाइम। कुछ दिन की डिलीवरी का टाइम तो लगता ही है। आप कभी अमेजोन पे ऑर्डर करो, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करो, आफ्टर 1 और 2 डेज इट विल डिलीवर द थिंग्स टू यू। दूसरी तरफ ये आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में एक हाथ दे एक हाथ ले, आपने पैसा दिया, आपको सामान मिल गया, दुकान पे गए, फिजिकली सामान लेकर आ गए। तो ये चीजें हैं दोस्तों। कल ही अपन ने एक लॉन्ग आंसर पढ़ा था, उसमें अपन ने नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन किया हुआ है, मैट क्यूसी के अंदर अपन ने नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल कमीशन देखा ही था। आप वो भी इसमें यूज कर सकते हो, वरना ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, इसके अंदर सारे शॉर्ट कोड्स दिए हुए। ओके, तो ये भी आप देख लीजिएगा। देखिए बहुत फेमस डिस्टिंग्विश है, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, दोनों का कॉमन शॉर्ट कोड है मैप। ओके, तो इस तरह से दोस्तों यू कैन इजीली कवर ऑल द डिस्टिंग्विश। टोटल इस पीडीएफ के अंदर है ना, देर आर 12 डिस्टिंग्विश। ओसीएम के 12 इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश इस पीडीएफ के अंदर है। ये पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगा। ये पीडीएफ को डाउनलोड करो। सबसे पहला काम, लिस्ट बना लो 12 के नाम, बराबर। ये 12 नाम आप लिख लेने के बाद उसके शॉर्ट कोड का एक लिस्ट बनाओ और फिर उसको पढ़ने का शुरुआत करो। लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस करो। एक डिस्टिंग्विश 10 मिनट में होना ही चाहिए। गॉट इट एवरीवन? आराम से हो सकता है। हर एक में अपने को 5 से 6 पॉइंट ही लिखना है, उससे ज्यादा लिखना नहीं है। 5 से 6 पॉइंट लिख के आराम से डिस्टिंग्विश में 4 मार्क्स मिल सकता है। प्रॉपरली बाय हार्ट करो और लिख के प्रैक्टिस करो। आज का ही टारगेट बनाओ, आज का ही टारगेट बनाओ कि ये सारे पीडीएफ के अंदर जितने भी डिस्टिंग्विश है सब क्रैक कर दूंगा। सबके सब मेरे को आने चाहिए और इजीली आ जाएगा। अगर यहां बैठे बैठे तुमको 3 भी आ गया है ना, तो पूरा दिन है तुम्हारे पास 12 करने के लिए। आ ही सकता है, 100% आ सकता है। Okay, so I feel everyone should try this. I'll send you this PDF. Do properly go through it. Don't be in a hurry to complete it. लेकिन ये कर दोगे तो बहुत आसान हो जाएगा डिस्टिंग्विश में 12 मार्क्स लाना। ओके, थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।